2 दिन के रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान हो, पीएम मोदी ने कहा है, और शांति ही हर समस्या का हल है। रूस यूक्रेन जंग का हल शांति से निकले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आए हैं। भारत हर संभव सहयोग को तैयार है। शांति की बहाली का समर्थन भारत करता है। भारत शांति और बहाली का समर्थक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि शांति की बहाली का हम समर्थन करते हैं और हिंसा से कुछ नहीं होना जाना है। भारत शांति और बहाली का बड़ा समर्थक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस के दौरे पर हैं और इस बीच आपको बता दें, जबरदस्त उनका स्वागत सत्कार हुआ है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए और तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। टीपी त्यागी सर, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। धन्यवाद सर। टीपी त्यागी सर, आपसे समझना चाहूँगा, इस भारत के इस दौरे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है, रूस दौरा, उसको किस तरह से देखा जाए और कितना ये जो अभी स्थिति बनी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्या कहता है आपका अनुभव? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले से भी ये कह रहे हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये शांति का है, डेमोक्रेसी का है, डायलॉग का है। अब हमको युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। आज उन्होंने फिर उसी बात को दोहराया है। सवाल ये उठता है कि जो चाहिए वो होगा कैसे? क्या रशिया यूक्रेन के सारे उन क्षेत्रों को जिसको उसने जीता है वापस देने के लिए तैयार है? क्या यूक्रेन कुर्स्क से बाहर आने के लिए तैयार है? क्या यूक्रेन अपनी जो नेटो में मिलने की मांग है उस मांग को छोड़ने के लिए तैयार है? तो कुछ इस किस्म की समस्याएं हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध में कि ये दोनों देश अड़ियल रवैये पर हैं और ये एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जितना बड़ा मुश्किल काम हो वो उतनी ही बड़ी मुश्किल बड़ी शख्सियत से दूर किया जा सकता है। उस शख्सियत में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री आज केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, आज वो एक ग्लोबल लीडर भी हैं। आज वो ग्लोबल साउथ के भी एक मान्य लीडर हैं। और आज स्थिति ये है कि बड़े बड़े देश
उनको बुलाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लिहाजा अच्छा, और तो और एक स्थिति ऐसी भी आई कि भारत ने जब दूसरे देशों को अपनी सहायता पहुंचाई कोविड के दौरान, तो एक स्टेट के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने मोदी जी के पैर तक छुए। कोई कह रहा है कि हम आपके सिग्नेचर लेना चाहते हैं, कोई कह रहा है कि इंडिया इज द बॉस, यानी कि पर्सनैलिटी एक भारत की उभर के आई। आज बड़े बड़े नेता हैं, शी जिनपिंग हैं या जो बिडेन है या कोई भी हो, ये बड़े तो हैं, ये पैसे वाले भी हो सकते हैं, इनके पास हथियार भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये सम्मानीय नहीं है। सम्मान्य और एक्सेप्टेबिलिटी आज भारत की है, और जब भारत की ये एक्सेप्टेबिलिटी है और अगर रूस और यूक्रेन दोनों अपने अधिकार मोदी जी के हाथ में देते हैं तो मुमकिन है कि इस युद्ध का सॉल्यूशन मोदी जी निकाल पाए। मगर ये बड़ा इफ एंड बट है कि विल यूक्रेन एंड रशिया एग्री टू गिव देयर फुल नेगोशिएटिंग पावर्स टू नरेंद्र मोदी जी। सर, ब्रिक्स के अगर इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाए तो तकरीबन 40 देश ऐसे हैं जो कि इससे जुड़ने की कोशिश में भी हैं। हालांकि अभी जितने देश जुड़े हुए हैं ब्रिक्स में, उसमें तमाम देखिए चाइना का भी अगर जिक्र हो जाता है तो ये माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात होनी है शी जिनपिंग से, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्योंकि अभी जो LOC पर जो स्थिति थी वहाँ अब देखिए चीन ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। बिल्कुल, ये एक इंटरनेशनल ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले एमिकेबल सिचुएशन बनाने का तरीका हर देश करता है। जब डोकलाम का इशू चल रहा था और उस समय एक इसी तरह के प्लेटफॉर्म पर मीटिंग थी, तो चाइना ने जो रोड कंस्ट्रक्शन डोकलाम में कर रहा था उसे रोक दिया था। ऐसे ही इस बार ब्रिक्स की मीटिंग में आने से पहले उन्होंने डेप्सांग और डेमचौक में जो करीब 15 किलोमीटर का एरिया जिसमें एक दूसरे के पेट्रोलिंग को रोकने का प्रोग्राम जो चल रहा था उसको हटा दिया गया है, रोक हटा दी गई है ऐसा बताया जा रहा है, और अब वहां पे पेट्रोलिंग की जा सकती है। यानी कि ये एक अच्छा कदम है। चाइना के साथ चाइना को ये करना पड़ा। यहाँ पे हिंदुस्तान की काबिलियत आती है। हिंदुस्तान की काबिलियत ये है कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जयशंकर जी, वो चाइना में 4 साल राजदूत रह चुके हैं, चाइना के तौर तरीके को जानते हैं। उन्होंने चाइना के लोगों को ये अच्छी तरह से समझा दिया कि जब तक बॉर्डर का डिस्प्यूट हल नहीं होगा तब तक आप कितना भी कहिए, आपके जो और रिलेशन है वो इम्प्रूव होना तो छोड़िए, वो डिक्लाइन होते रहेंगे। अब चाइना को समझ में आ गया, एंड देन कम से कम 21 कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद और एक लंबे संघर्ष के बाद चाइना हैज एग्रीड फॉर डेप्सोंग एंड डेपचौक। इससे पहले वो कुछ कर चुका था, हॉट स्प्रिंग में, गोगरा पोस्ट में, पेंगोंग लेक में ये कर चुका था, लेकिन अब ये किया। पर लेकिन यहाँ पे समझिए ये डी एस्केलेशन नहीं है, ये डिसएंगेजमेंट है। डिसएंगेज का मतलब कि आई बॉल टू आई बॉल जो एक सिचुएशन थी उससे तो अलग है, लेकिन फोर्सेस को बैरक्स में नहीं भेज दिया गया है, यानी कि डी एस्केलेशन नहीं है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा कदम है और ये इट इज ए गेन। लेकिन सर लगता नहीं आपको कि देखिए इंटरनेशनल जब इस तरह की मीट होती हैं और वहाँ ये अपने आप को ये दिखाना कि देखिए हम तो बिल्कुल देखिए चाहते ही नहीं, हम हमेशा शांति के पक्षधर हैं, ये तमाम सारी चीज़ों पर बाकी चाहे वो चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, ये सिर्फ मुखौटा ओढ़ कर बैठते हैं। बाकी इनकी अंदर जो रणनीति चलती है वो तो सिर्फ यही है ना सर कि दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना, भारत में किसी तरह से अपने पाँव और आगे बढ़ाना, जमाना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, चाइना ने हमारे साथ विश्वासघात किया जी, गलती हमारी थी कि हमने विश्वास क्यों किया? 1962 में जो हुआ हमारा ओवर विश्वास चाइना के ऊपर था। अब हमको आवश्यकता ये है कि जब हमारे अंदर हमारे परिवार में, समाज में करुणा, दया, क्षमा, विश्वास,
याचना, सहनशीलता, अतिथि सत्कार, ये अच्छे गुण हैं। लेकिन जब देश की सुरक्षा और देश के हित का सवाल हो तब किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, जैसे हिंदुस्तान मानवता मूल्यों के लिए जाना जाता है, जैसे रशिया दोस्ती के लिए जाना जाता है, ऐसे ही चाइना विश्वासघात के लिए जाना जाता है। लिहाजा यहाँ चारों हर तरह की सब्जी होने के बाद भी, चाइना के काफी कहने के बाद भी हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज हैं वो एक्सपेंशनिस्ट की हैं। और आने वाले समय में कोई कैसे बिहेव करेगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि बीते हुए समय में उसने क्या किया। और बीते हुए समय में जो चाइना ने किया, साउथ चाइना सी में 9/10 हिस्से को कहने लगा ये तो हमारा है, जो ताइवान स्टेट है उसको कहने लगा ये तो हमारा है, इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री और ओपन मूवमेंट में बाधा डालने लगा। तो उसके जो पुराने एक्ट हैं उन्हीं से तो अंदाजा लगाएंगे कि वो आगे क्या करेगा। और जब वो आगे ऐसा करेगा तो उसकी किसी बात के ऊपर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बिल्कुल टेम्परेरी जो उसने किया वो हम मानते हैं। जी बिल्कुल, जो आपने बातें बताई उससे तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सर जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, अब वो एकजुटता का जो संदेश दे रहे हैं कि भाई सब लोग एक हो जाओ ताकि बाकी कोई मुल्क नज़र ना उठा सके। हालांकि बाकी राजनीतिक दल इससे बड़े बौखला गए, बोले अरे बताओ ये तो कटोगे बटोगे की धारणा रखते हैं, लेकिन वो संदेश साफ है सर। ऐसा माना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ भांप रहे हैं उन परिस्थितियों को कि भाई एकजुटता में बड़ी शक्ति है, कोई दुनिया का कोई भी मुल्क हो तो भारत की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता। जी, क्या बढ़िया बात आपने कही है। ये सिर्फ देखने का नजरिया होता है। जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें किसी भी स्टेटमेंट में नकारात्मकता दिखाई देती है। आप सोचिए कितना बेहतरीन बयान है। 144 करोड़ का हिंदुस्तान, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक शक्ति दुनिया में दूसरी है ही नहीं, और फिर आज की तारीख में इतना सम्मानीय, इतना एक्सेप्टेबल, इतनी बड़ी ग्लोबल शक्ति अगर एक होके काम करेगी तो मजाल है कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। हमें सर चीन और पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है। हमको खतरा सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो वो आधा फ्रंट है, यानी कि वो जो अंदरूनी गद्दार है, सिर्फ उनसे खतरा है। अदरवाइज हिंदुस्तान इज परफेक्टली ऑलराइट नॉट ओनली टू लुक आफ्टर इटसेल्फ बट ऑल्सो टू लुक आफ्टर अदर पीपल। हमने G20 की समिट में ये दिखा दिया कि ग्लोबल साउथ को, जिसको कोई नहीं पूछता था, उसको हमने G20 को G21 करके दिखा दिया ना। ये क्या ये मामूली अचीवमेंट है सर? हमने पूरे ग्लोबल साउथ को जोड़ लिया अपने साथ में, तो अब हम उभरती हुई ताकत हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा योगी जी के कहने के मुताबिक काम करना है, जो हमारे फ्रिंज एलिमेंट हैं उन्हें अपने साथ लाना है। G20 में बांग्लादेश जैसे देखिए सर देशों को भारत ने किस तरह से सम्मानित किया था। शेख हसीना जब आई थी, आप गवाह हैं उन क्षणों के, उन पलों के, जहां एक तरफ किस तरह की स्थिति हिंदुओं पर हुई बांग्लादेश में, और वहीं भारत ने कितना मान सम्मान बांग्लादेश को दिया था शेख हसीना के तौर पर जब वो आई थी, प्रधानमंत्री थी वहाँ की। लेकिन अभी हालात वहाँ कुछ और हैं, और यही वजह है कि सर देखिए दुनिया के तमाम बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, और ये कहा जाए कि बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं, और वो कहते हैं कि मोदी इज़ द बॉस का संज्ञा दी जाती है। और ब्रिक्स में भी ऐसा ही माना जा रहा है सर कि ब्रिक्स का बॉस नरेंद्र मोदी हैं। जी देखिए, अब ब्रिक्स पुराना वाला ब्रिक्स नहीं रहा। इसमें इजिप्ट भी है, ईरान भी है, इथोपिया भी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, और ये तो अब तक विस्तार हुआ है। अब लाइकली ये है कि इसमें अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया भी आने वाला है। जिस रोज सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना ब्रिक्स में जुड़ जाएंगे, तब ये मान लीजिए कि जो चीन का दबदबा ब्रिक्स के अंदर था वो दबदबा खत्म हो जाएगा और भारत का दबदबा आ जाएगा। भारत अपने दबदबे का इस्तेमाल एक्सपेंशन के लिए नहीं करता, विश्व शांति के लिए करता है। यानी और ज्यादा ताकत भारत में और भारत के प्रधानमंत्री में आ जाएगी, विच इज लाइकली।
और ये शायद पहली बार ही इस तरह की स्थिति बन भी रही है सर हिंदुस्तान में। आप देखिए हर कोई गर्व से किसी भी मुल्क में किसी भी देश में चला जाता है। पहले ये होता था कि अगर हमने किसी एक दोस्त से थोड़ी सी देश से दोस्ती की कोशिश की तो बगल वाला नाराज हो जाता था, लेकिन आज तो देखिए हम रसिया से भी खुलकर बाहें मिलाकर बातें कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और जो बाइडेन भी है इंतज़ार में कि आए जल्दी से मोदी हमसे भी गले मिलें, जबकि आप जानते ही हैं कि रसिया के प्रति किस तरह की स्थिति रहती है अमेरिका की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सर, देशों के रिलेशंस देश काल पात्र के ऊपर निर्भर करते हैं। रशिया और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के साथ थे, आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो ये सिचुएशन तो उनके हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन भारत की इंपॉर्टेंस उसकी कंटिन्यूटी में है। उसने एक जैसे अपने संबंध रखे। उसका बेहतरीन उदाहरण ये है कि जब यूक्रेन और रशिया के युद्ध में यूक्रेन में भारत ने अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बाहर निकाला, तो उस समय पाकिस्तान के विद्यार्थी भी भारत का झंडा लेके उनके साथ चल रहे थे, तिरंगा लेके, ताकि भारत के बहाने वो भी बच जाए। अब इसे क्या कहेंगे आप? ना दिस इज कॉल्ड, और रुकवा दिया गया था, युद्ध रुक गया था कुछ समय के लिए जब उन स्टूडेंट को बाहर निकाला गया था। यूक्रेन के साथ भी संबंध है, रशिया के साथ भी संबंध है। दिस इज अवर इंटेग्रिटी। हम मौसम के हिसाब से अपने रिश्तों को नहीं बदलते, जिसका बेहतरीन उदाहरण है रशिया और भारत के रिलेशन। जी। और जब इंटरनेशनल मसले होते हैं ना सर, तो लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को, पूरे 140 करोड़ देशवासियों को भारत के साथ खड़े होकर दुनिया में अपना डंका बजाना चाहिए। राजनीति आप भारत में करेंगे, वोट आपको भारत की यहाँ जनता से लेना, अमेरिका में आपको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन हम जब वहाँ पर जाकर भी अपने देश की इस तरह की तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर एक ऐसी हीन भावना पैदा होती है कि क्यों आखिरकार हमारे राजनेता इन बातों को नहीं समझते हैं, और उनको बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए। बाकी मुल्कों से भी सीखना चाहिए कि बाकी मुल्क अपने देशों की किस तरह से छवियाँ रखते हैं विश्व पटल पर, वो भी बहुत ज़रूरी है सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने महत्वपूर्ण समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद।